नमस्कार दोस्तों, महाभारत के पात्रों की श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं महाभारत के प्रमुख पात्र महान धनुर्धारी सूत पुत्र कर्ण के जीवन परिचय के विषय में। दोस्तों, महान धनुर्धारी सूत पुत्र कर्ण के जीवन परिचय का यह 11वां भाग है। अगर आपने इसके पहले के सभी भागों को अभी तक नहीं देखा है तो कृपा कर पहले आप उन भागों को देखिएगा, जिससे आपको सूत पुत्र कर्ण के जीवन परिचय को समझने में ज्यादा आसानी होगी। दोस्तों, पिछले भागों में हमने जाना कि समाज के सारे बंधनों को तोड़ते हुए कर्ण ने भगवान परशुराम से किस प्रकार धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की, और आज हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे हस्तिनापुर में कर्ण का पुनः आगमन के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले भागों में जाना कि कर्ण किस प्रकार वेद पुराणों की शिक्षा, अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा, आशीर्वाद व वरदान के साथ साथ भगवान परशुराम का श्राप और ब्राह्मण देव द्वारा गौ हत्या का श्राप भी अपने साथ लेकर हस्तिनापुर के लिए निकल पड़ते हैं। हस्तिनापुर पहुंचते ही कर्ण सबसे पहले अपने माता पिता अधिरथ और राधा के पास जाते हैं। इतने वर्षों पश्चात कर्ण अपने माता पिता से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। उनके व उनके माता पिता के आंखों में प्रसन्नता के अश्रु थे, और अब कर्ण अपने सूत समाज के बालकों को प्रेरित किया करते कि जाति उनके योग्यता में बाधा नहीं है, वो अपने योग्यता अनुसार अपना भविष्य का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। और इसी दौरान हस्तिनापुर के भावी राजकुमारों का हस्तिनापुर में आगमन होता है। हस्तिनापुर के सभी राजकुमार अर्थात कौरव और पांडव गुरु द्रोणाचार्य से अपनी शिक्षा पूर्ण कर वापस हस्तिनापुर में प्रवेश करते हैं। राजकुमारों का प्रवेश एक प्रतियोगिता के साथ होता है, ताकि उनकी योग्यता का प्रमाण मिल सके कि उन्होंने इतने वर्ष गुरुकुल में रहकर कितना सामर्थ्य और ज्ञान प्राप्त किया है। उनको अपने प्रशिक्षण का प्रदर्शन करना होगा, ताकि वो ये सिद्ध कर सके कि वो गुरुकुल से एक योग्य योद्धा बनकर निकले हैं। प्रतियोगिता ये थी कि दोनों राजकुमार यानी कि दुर्योधन और युधिष्ठिर में से जो भी राजकुमार प्रतियोगिता में विजयी रहेगा वो हस्तिनापुर का भावी राजा घोषित होगा। क्योंकि कौरवों में से दुर्योधन ज्येष्ठ थे और पांडवों में युधिष्ठिर। फिर एक एक करके युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण और बाकी के सभी राजकुमारों का रंगभूमि में प्रवेश होता है, और सभी अपना अपना कौशल सबके समक्ष प्रदर्शित करते हैं। इतने वर्षों में पहली बार सभी राजकुमारों का हस्तिनापुर में प्रवेश होता है, एक योद्धा के रूप में। राजकुमारों के प्रदर्शन को देखने के लिए कर्ण भी रंगभूमि में जाना चाहते थे, पर उनके पिता अधिरथ महोदय ने कर्ण को अपनी सौगंध देकर वहां जाने से मना कर दिया, क्योंकि अधिरथ महोदय को ये भय था कि कहीं कर्ण वहां पर जाकर उन राजकुमारों के साथ अपनी तुलना कर कुछ अनुचित न कर बैठे, जिसका परिणाम भविष्य में भयानक हो सकता है। अपने पिता के आदेश अनुसार कर्ण रंगभूमि में जाने का विचार त्याग देते हैं, पर कर्ण को निराश देख कर्ण की माता राधा कर्ण को जाने की अनुमति दे देती है। फिर कर्ण अपने बालपन के सभी मित्रों के साथ रंगभूमि में दर्शकों के मध्य बैठकर प्रतियोगिता का आनंद लेने लगते हैं। अब शुरू होता है राजकुमारों के बीच द्वंद्व, जो ये निश्चित करेगा कि हस्तिनापुर के सिंहासन का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। पर इस प्रतियोगिता का एक नियम ये भी था कि द्वंद्व के दौरान किसी का भी रक्त नहीं बहना चाहिए।
और यदि ऐसा हुआ तो उस प्रतिभागी को अयोग्य घोषित कर उसे इस प्रतियोगिता से निष्कासित कर दिया जाएगा। फिर एक एक कर सभी राजकुमारों का एक दूसरे के साथ द्वंद्व होता है। पर जब भी कौरव राजकुमारों और पांडव राजकुमारों के मध्य द्वंद्व होता है तब वो पूर्ण बाहुबल से द्वंद्व करते हैं। पर जब पांडव राजकुमारों का द्वंद्व पांडव राजकुमारों अर्थात अपने सगे भ्राताओं के मध्य हो जाता है तब वो अपने ज्येष्ठ भ्राता को विजयी बनाकर खुद हार जाते हैं, ये कहकर कि वो अपने ज्येष्ठ भ्राताश्री पर प्रहार नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार जब भी कौरव राजकुमार का द्वंद्व अपने ही कौरव भ्राताओं के साथ होता है तब वो भी अपने ज्येष्ठ भ्राताओं को विजयी कर खुद द्वंद्व हार जाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये द्वंद्व हस्तिनापुर के सभी राजकुमारों के बीच रखा गया था, ये निश्चित करने कि हस्तिनापुर का भावी राजा बनने की योग्यता किस राजकुमार में है। पर हस्तिनापुर के सभी राजकुमारों ने ये द्वंद्व कौरवों और पांडवों के मध्य कर दिया अपने ज्येष्ठ भ्राताश्री को विजयी बनाने के लिए। वैसे देखा जाए तो खुद पराजित होकर अपने ज्येष्ठ को सम्मान देना अनुचित भी नहीं। और फिर इसी प्रकार सभी राजकुमारों का द्वंद्व एक दूसरे के साथ होता है। और फिर अंतिम चरण में राजकुमार दुर्योधन और राजकुमार अर्जुन के मध्य द्वंद्व होता है, जिसमें राजकुमार अर्जुन राजकुमार दुर्योधन पर श्री शिला अस्त्र का प्रयोग कर उनको बर्फ की सीढ़ियों में जमा देते हैं, जिसकी काट मात्र एक महान धनुर्धारी के पास ही हो सकती है। अब राजकुमार दुर्योधन हिल भी नहीं सकते थे। राजकुमार अर्जुन के इस प्रदर्शन को देखकर दर्शकों के बीच बैठे कर्ण अर्जुन से बहुत प्रभावित हुए। वह मन ही मन उनकी प्रशंसा भी करने लगे। चारों ओर राजकुमार अर्जुन की जय जयकार होने लगी। और फिर पितामह भीष्म द्वारा राजकुमार अर्जुन को इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया जा ही रहा था कि गुरु द्रोणाचार्य अपने प्रिय शिष्य राजकुमार अर्जुन से अति उत्साहित होकर वो बात कह देते हैं जिसके कारण कर्ण को रणभूमि के अंदर आना पड़ता है, जिसके विषय में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।